जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसपी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पेशकार तिवारी आज एक मैथ में नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि सबके दिमाग में ये चलता रहता है कि ये देखो यूज तो सब लोग लगभग करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है बोल के बताओ तुम लोग। ये क्या है? पाई। ये क्या है? पाई। हम आज ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इसका आविष्कार कैसे हुआ और किसने किया, किस तरीके से किया, तो इसके बारे में पूरा बता दें सही से। चलो सीख लो तुम लोग। देखो आज के हजारों साल पहले, कितने साल पहले? हजारों साल पहले आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज। उन्होंने जैसे ये बताओ, जो रथों में जो चक्के लगे होते थे, रथों में या बैलगाड़ियों में जो चक्के लगे होते थे, वो चक्के कैसे बने होते थे? बहुत ज़्यादा मतलब गोल नहीं हुआ करते थे। बहुत सारे चक्के होते थे तो उसमें कमियां होती थी। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा ये चक्के क्यों लगाए जाते थे? चक्के ऐसे लगाए जाते थे ताकि थोड़ा ऊंचा खाली होता था, उबड़ खाबड़ टाइप का। कैसा होता था? उबड़ खाबड़ टाइप का होता था। और ये चक्के रथ में इसलिए होते थे कि भारी सामान अगर उसमें भरा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसमें चक्कों का लगा होना बहुत ज़रूरी होता था। तो ये जो आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चक्कों को देखा। क्या? उन्होंने इस चक्कों को देखा और देखने के बाद में उनके मन में एक बात आई कि आखिर ये जो ऊंचा खाली है थोड़ा सा, ये देखो ऊंचा खाली है कि नहीं है? यानी पूरी तरीके से ये चक्के गोल नहीं है, पूरी तरीके से चक्के गोल नहीं है। और इन चक्कों का गोल नहीं होने के कारण इसमें अगर सामान रखा हुआ है तो जब इस रथ को खींचा जाता होगा तो इसमें अगर घोड़ा खींच रहा है या बैल खींच रहा है, रथ है तो घोड़ा खींच रहा है, बैलगाड़ी है तो बैल खींच रहा है, तो इसमें खींचने में बल भी ज़्यादा लगता रहा होगा और समय भी ज़्यादा लगता रहा होगा। तो इन्होंने इसको देखा और देखने के बाद उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि आखिर अगर इसको थोड़ा सा गोल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गोल कर दिया जाए तो इसको खींचने में आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गोल तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा गोल दिख रहा है, यानी इसमें उबड़ खाबड़ कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें उबड़ खाबड़ नहीं दिख रहा है। अभी इसको ऐसे मान लो, जो एक सिक्का होता है फर्श पे, एक गोल गोल सिक्का, उसको ऐसे छोड़ दो तो मतलब घूमते हुए दौड़ते हुए जल्दी चला जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा जैसे ईंट का काट लिया जाए और ज़्यादा गोल ना हो, इस तरह हो जाए, इन दोनों को एक साथ ऐसे फेंको तो सबसे आगे कौन रहेगा? जो ज़्यादा गोल रहेगा, जो ज़्यादा गोल रहेगा। तो उन्होंने ये वृत्त बनाया। अच्छा ये वृत्त क्या आकार का बन गया? कैसा बन गया भाई? अगर कोई एकदम पूरा गोल है तो किस मतलब कैसा बन गया? वृत्त के जैसा बन गया। कैसा बन गया? वृत्त के जैसा बन गया। तो इन्होंने एक तो ये बनाया, एक और छोटा बनाया। मान लो ये देख लीजिए ऐसे, ठीक है, और ये भी एक वृत्त बन गया। क्या बन गया ये? अब उनके दिमाग में यह आया कि इसकी जैसे मान लो कोई भी इसकी जो गोल है, इसकी माप भी तो कैसे मापा, तो मतलब मापने के लिए कोई स्केल भी तो जरूरत होती है। जैसे स्केल मतलब ये जो पटरी नहीं है, पटरी अगर अभी इसको मापा जाए तो क्या होगा? ये पूरी तरीके से इसकी मतलब दूरी मापी जा सकती है। सिर्फ इतनी दूरी मापी जा सकती है। कितनी? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि पूरा वृत्त का एक सर्कल जो है, पूरा परिधि इसकी ये मापा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आर्किमिडीज ने बताया कि जैसे यहाँ एक बिंदु है, किसी भी वृत्त की एक बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु से ये पूरा, ये यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे यहाँ से लेकर के ऐसे और ऐसे राउंड करके जा करके उसी स्थान पे जाके जो मिली है, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त की क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
परिध बोलेंगे, यानी यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की क्या कहलाती है? और इस परिध को ज्ञात करने के लिए, मापने के लिए स्केल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो इस वाली स्केल से ये पूरा पूरा मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। तो इसके लिए आर्किमिडीज ने एक काम किया, जो सुई में धागा नहीं डाला जाता है, धागा जो सुई का धागा होता है, उस धागे को उन्होंने लिया और इस वृत्त पे यहाँ से रखा और ऐसे इस पे रखते चले गए, ऐसे इस पे रखते चले गए और यहाँ पे ऐसे पूरा यहाँ पे इस पे इसके ऊपर ऐसे रख कर और यहाँ तक मिला दिए। और मिलाने के बाद में यहाँ ऐसे थोड़ा सा काट दिए और काटने के बाद में ये धागा ऐसे फिर उठा लिए और उठाने के बाद में ऐसे इसको सीधा कर दिए, जो धागा था उसको सीधा कर दिए। अब जब सीधा हो गया तो इस वाले स्केल से इसे मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता? मापा जा सकता है। तो ऐसे एक बड़ा वृत्त को मापे, उसके बाद ऐसे छोटा चक्का था, छोटा वृत्त था, इसमें भी अलग से धागा लिए और धागा उठा के यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर ऐसे पूरा रखे और रखने के बाद में यहाँ से यहाँ तक इस धागे को भी ऐसे उठाए और इधर ऐसे सीधा कर दिए। तो ये जो धागा इन वृत्तों के ऊपर उठा उठा के रखे अलग अलग, सीधा ये यहाँ सीधा हो गया, यहाँ सीधा हो गया, इनका माप किया गया। क्या किए? इसको मापे, इसको मापे। मापने के बाद में इसका अलग अलग अनुपात में इसकी जो माप निकली वो निकली 223/71 के अनुपात में। किस अनुपात में निकला? 223/71 के अनुपात में इसकी पूरी माप लगी। लगभग 223/71 के बराबर ये माप निकली। क्या निकला? इसकी ये परिध, वृत्त की परिध, ये पूरा निकला। अब आगे इसमें देखा गया है, अच्छा ये जो ऊपर आया है ये वृत्त की परिध आई है, और जो नीचे आया है ये तुम्हारा डायमीटर, इसमें जो डी होता है, डी। अच्छा डी जानते हो क्या होता है? डी नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो सीख लो। यहाँ पे डी को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? और ये होता है तुम्हारा व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास होता है। यानी वृत्त के एक बिंदु से, देखो जो वृत्त है यानी परिध के एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक के जाने वाली मिलाने वाली रेखा, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? और उसे किससे व्यक्त करते हैं? डी से। और अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? यानी इस ये वृत्त के परिध और डायमीटर का जो अनुपात आया है वो लगभग कितना आया है? ये लगभग है बिटिया। क्या है? जो लगभग है ये तुम्हारा 223 बटा कितना है? 71। तो आर्किमिडीज के दिमाग में चला कि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटे तरीके से थोड़ा और छोटा करके लिख दिया जाए ताकि याद करने में और समझने में आसानी हो जाए। तो आर्किमिडीज के द्वारा इसमें एक चीज किया गया, इसका यहाँ से 3 हटा दिया गया और इसका यहाँ से क्या हटा दिया गया? 1 हटा दिया गया और इसको लिखा गया 22 बटे, किस रूप में लिखा गया? 22 बटे 7 के रूप में इसे लिखा गया। और जो कि ये जो आर्किमिडीज थे ये ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। तो अब एक चीज और बता दूंगा आप लोग को, थोड़ा सुन लीजिएगा। ये जो जैसे जिस प्रकार छोटा आ से लेकर ज्ञा तक कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? और अगर अंग्रेजी में लिया जाए तो ए से लेकर के और जेड तक कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? उसी प्रकार ग्रीक शब्द भी कितने अक्षर होते हैं? 24 होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 24। ये जो ग्रीक शब्द होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं, शब्द ये भी होते हैं 24। कितने होते हैं? 24। तो इन्होंने और ये जो ग्रीक शब्द है ये अचर पद है। क्या है? ये अचर पद है। तो इन्होंने कहा कि ग्रीक के रहने वाले थे तो इन्होंने ये जो 22/7 का मतलब 7 को एक अचर शब्द से पहचान, इसकी एक अलग पहचान देना चाह रहे थे, तो इन्होंने दिया ग्रीक शब्द में। तो अचर इसमें जो ग्रीक शब्द है ये टोटल कितना थे? 24। मैं दो चार अक्षर यहाँ पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी इधर सब लिखा हुआ है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ अल्फा। क्या लिखा है? अल्फा। और क्या लिखा है? बीटा। और क्या लिखा है? और क्या लिखा है? और क्या लिखा है? एप्सिलॉन। और क्या लिखा है?
जेटा, और क्या लिखा है? जेटा। और बहुत सारे अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्होंने एक अक्षर उठाया, उसी अक्षर को, ये जो 22/7 है, उसी अक्षर से इसको इसकी पहचान दे दी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है पाई। क्या लिखा हुआ है? पाई। इन्हीं 24 अक्षरों में से एक अक्षर आर्किमिडीज ने उठा करके इसकी पहचान दे दी। उसे किस अक्षर से पहचान दिया गया? पाई से। किस अक्षर से पहचान दिया गया? पाई अक्षर से इसकी पहचान इन्होंने दे दी। अब इसके बाद में एक बात, जैसे मतलब जो हम बताना चाह रहे थे कि जो पाई कहाँ से आया, पाई समझ में आ गया कहाँ से आया और किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया और किस शब्द का ये अक्षर है? ग्रीक शब्द का। किस शब्द का अक्षर है? ग्रीक शब्द का अक्षर है। और टोटल ग्रीक शब्द के कितने अक्षर होते हैं? कितने? 24। उसी 24 में से कौन से अक्षर का ये 22/7 मान दिया गया? और किसके द्वारा किया गया? आर्किमिडीज। किसके द्वारा दिया गया? आर्किमिडीज के द्वारा ये मान यहाँ पे दिया गया। लेकिन चलो ये तो पता चल गया कि पाई का आविष्कार कहाँ किया गया, किसने किया और कब किया और किस प्रकार देखा, कैसे अपने माइंड में इमेजिन किया, यहाँ पे माप किया और ला करके यहाँ पे दिया और समझा दिए कि पाई का मान कैसे आया। तो ये लगभग है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अब इसको मैं मिटाल दे रहा हूँ, थोड़ा आगे एक बात और समझाना है। देखो भैया, ध्यान से समझ लो, क्योंकि बहुत प्रयास किए होंगे तब तो जाके निकाले होंगे। हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो पाई है, क्या पाई परमीय संख्या है, परमीय संख्या है या अपरिमेय है, या अपरिमेय संख्या है? तो एक चीज सुन लीजिएगा, पाई का अगर वैल्यू दिया गया है, पाई की अगर वैल्यू जो अभी निकाले लगभग कितना? 22/7। तो 22/7 जो है ये तुम्हारा P/Q के रूप में है कि नहीं है? है। तो जो 22/7 है ये तुम्हारा P/Q के रूप में है, इसीलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? परमीय संख्या है। क्या? परमीय संख्या है। अगर P का जो पाई का मान दिया हुआ है 22/7, ये परमीय संख्या है। लेकिन अपने भारत देश के एक जो मैथमेटिशियन है, उनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। अच्छा, जो मैथमेटिशियन है भारत के, वो कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने इस पाई को लिया और पाई का जो वैल्यू था, यहाँ पे पाई का जो वैल्यू था 22/7, क्या 22/7, इसको इन्होंने तोड़ा, इसको इन्होंने तोड़ा। तो लगभग क्या आया? अच्छा बताओ, पाई की वैल्यू याद है? हैं? पाई की वैल्यू कितने लोग को याद है? बताओ बताओ। पाई की वैल्यू नहीं याद है? पाई की वैल्यू कंफर्म नहीं है? याद क्या करना है? यहाँ पे 7 से भाग देते चले जाओ, आ जाएगा। याद करने की जरूरत है? 7 से भाग देते चले जाओगे, आ जाएगा। देखो यहाँ पे 7 से भाग देते चले जाओ, आता चला जाएगा। 7 × 21, यहाँ पे क्या बचा? 1, ये कट गया पूरा। यहाँ पे दशमलव लगाओ, यहाँ पे क्या बढ़ा? और 7 × 1 = 7। तो ये 10 में 7 घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ाओ, फिर क्या हो जाएगा? 7 × 4 = 28। कितना बचा? 2। दशमलव लगा है, क्या बढ़ेगा यहाँ पे? 0। 7 दूनी 14। एक चीज यहाँ बता दें, देखो ऐसा है, तुम लोग इतना ज्यादा परेशान काहे हो जाते हो? हैं? जब 22/7 लिखा हुआ है तो अपने जो देश के क्या नाम है, मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, उन्होंने पाई का मान जो 22/7 है उसको उन्होंने तोड़ दिया। क्या कर दिया? किया क्या? 7 से 22 को भाग देते चले गए, इसका मान जो आता चला गया पाई का, ये 3.142 ऐसे बहुत मान इसके आते हैं। मतलब ये कटता ही नहीं है, अनंत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? और हर बार अक्षर बदलता रहता है। जैसे 1 4 2 आया, ऐसे अक्षर बदलता तुम्हारा चला जाता है और ये पूरी तरीके से कटता नहीं है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। ये
रुकता ही नहीं है और हर बार इसके अक्षर बदल जाते रहते हैं, हर बार इसके अक्षर बदलते रहते हैं, ये कट ही नहीं रहा होता है। इस जब बदलती हुई संख्या को इन्होंने कहा कि ये जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने जब इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया तो इन्होंने कहा कि यानी अगर पाई की वैल्यू इस तरीके से है तो वो संख्या तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर वही पाई का मान 22/7 के रूप में है तो वो संख्या तुम्हारी क्या होगी, और वही संख्या अगर तुम्हारी ये दशमलव के रूप में हो गई तो ये अपरिमेय संख्या। और सुन लीजिए, ये अपरिमेय संख्या है भी। इसके साथ साथ एक चीज और जान लो, अपरिमेय के साथ में एक चीज, इसको और भी कहते हैं अशांत संख्या। क्या कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं, जो कभी शांत ही ना हो। अशांत संख्या को क्या बोलते हैं, मतलब बार बार संख्या बदल रही है, बार बार आ रहा है, बार बार आगे बढ़ रही है, तो ये कभी शांत हो रही है, नहीं शांत हो रही है। तो देखो ऐसा अशांत संख्या हो जाएगी क्योंकि ये बार बार अक्षर इसका क्या हो रहा है, बदल रहा है। और इसको एक चीज और बोलेंगे, अपुनरावृत्ति। क्या बोलेंगे, अपुनरावृत्ति। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक अक्षर दोबारा नहीं आ रहा है, ये एक अक्षर दोबारा नहीं आ रहा है, हर अक्षर बदल बदल के आ रहा है, इसलिए इसको अशांत संख्या भी कहेंगे, अपुनरावृत्ति संख्या भी कहेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा ये इसका सूत्र कैसे बनता है, परिधि का सूत्र ये बता दूं। अच्छा, ये समझ में आ गया इतना पूरा, ठीक है, आगे बता दे रहा हूं, उसको देख लो। भैया ये जो परिधि है, वृत्त की परिधि पूरा क्या है, वृत्त है। क्या है पूरा, वृत्त। अब वृत्त का जो किनारे का ये पूरा ये क्या है, यानी वृत्त की परिधि बटा अनुपात क्या है, डी। अनुपात क्या है, डी को किससे व्यक्त करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और इन सब का जो आया, मतलब आया है टोटल मिला के, क्या आया है, क्या आया है, पाई। क्या निकाले हो, पाई निकल गया है, ठीक। और यहाँ पे वृत्त की परिधि है, और ये जो तुम्हारा व्यास डी है, डी, इसके द्वारा तुम्हें वृत्त का भी सूत्र निकालने के तरीका बहुत ध्यान से समझ लेना, आ जाएगा। ये तुम्हारा वृत्त की यहाँ पे हो गई परिधि, वृत्त की परिधि। और सुन लीजिएगा, अगर कोई वृत्त है, वृत्त, तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होती है और वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, दूसरे बिंदु पर मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि वृत्त की परिधि से और केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे आर से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, और फिर यहाँ केंद्र से और वृत्त तक की परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितनी मतलब एक आर है, और यहाँ से यहाँ तक के लेकर केंद्र से और परिधि तक की दूरी के कितना आर है, एक आर है। यानी एक आर ये और एक आर ये कितना बन जाएगा, 2r। कितना बन जाएगा, 2r। यानी जहाँ व्यास d है वहां पे हम क्या लिख दें, 2r लिख दें। क्या लिख दें, और बराबर हमने ज्ञात क्या किया है, क्या ज्ञात किया है। अब इसके नीचे बटा 1 मान लें और तिरछा इसका क्या करा दें, क्या करा दें। अगर वृत्त की परिधि यानी 1 कम अगर गुणा करा दिया जाए तो वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि बराबर ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2π। ये तुम्हारा वृत्त का क्या बन गया, परिधि। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या आया, क्या आया। अब इसी के ऊपर बहुत सारे मान को रख करके, अब हाई स्कूल का जो 10th क्लास में जो मेंसुरेशन चैप्टर है, शंकु, बेलन, आयतन, ठीक है, वक्रप्रेस, इन सब का जो सूत्र है वो इसी पर रख के और बनाते चले जाएंगे और इसी पे लगता चला जाएगा। बहरहाल तुम लोग को ये पता चल गया कि पाई की खोज किसने की, कैसे की गई, पूरा तरीका समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी के साथ में ऐसे नए नए प्रकार के वीडियो समझने के लिए, नए नए टॉपिक सीखने के लिए एसपी कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो भैया आप लोग को
करना क्या है कि आप लोग को सपोर्ट करना है भैया, लाइक करना है और क्या नाम शेयर करना है, सपोर्ट करना है, ताकि मैं नए नए तरीके से नए नए टॉपिक पर वीडियो बना के और डालता रहूं, मुझे भी अच्छा लगे, आप लोग को भी अच्छा लगे, ऐसा मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।